गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, बट आज हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इल्यूजरी कंसेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति की जो अवधारणा डेमोक्रेसी में मानी जाती है वो एक भ्रम है, इल्यूजन है। डेमोक्रेसी कंसीडर्स इंडिविजुअल फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी क्या मानती है कि एक व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंस से भरा हुआ है और डिस्कशन यानी विवेक है उसके अंदर, अच्छे और बुरे की समझ है। सो इट गिव्स हिम द राइट टू कास्ट द वोट। तो इसीलिए डेमोक्रेसी उस व्यक्ति को यानी हर व्यक्ति को वोटिंग का राइट देती है, वोट डालने का अधिकार देती है। एंड ऑल्सो प्रिसीव्स हिम, प्रिसीव होता है मानना या समझना, और यह भी मानती है उसे कैपेबल ऑफ गिविंग फेयर डिसीजन इन पॉलिटिकल मैटर्स, कि पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर वो एक उचित निर्णय ले सकेगा या उचित निर्णय दे सकेगा। बट द क्रिटिक्स फील दैट मैन इज एन एक्सटिंक्ट क्रिएचर। लेकिन जो आलोचक है वो ये मानते हैं कि जो ये व्यक्ति है ये बड़ा विचित्र प्राणी है, ठीक है। विच इज ड्रिवन बाय हिज इम्पल्स। इम्पल्स होते हैं संवेग, संवेग जैसे कि हमारे जितने भी इमोशंस हैं, ठीक है, लव, हेट, ग्रीड, ये जितने भी हमारे इमोशन होते हैं उनको इम्पल्स कहते हैं। एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट होती है सूझबूझ, बेसिक यानी सामान्य समझ। इंसान जो है वो अपने इम्पल्स से ड्राइव होता है, यानी इम्पल्स जो भी हमारे इमोशंस हैं उनसे चलता है या सामान्य समझ पे चलता है। सो व्हेन पीपल आर प्रोवाइडेड फ्रेंचाइज, तो जब लोगों को हम वोट डालने का अधिकार देते हैं, फ्रेंचाइज का मतलब मत अधिकार या वोट डालने का अधिकार, वी गेट मोबोक्रेसी इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। तो वास्तव में हमें डेमोक्रेसी की जगह मोबोक्रेसी मिलती है। मोबोक्रेसी होती है भीड़ तंत्र, यानी लोकतंत्र की जगह हमें भीड़ तंत्र मिलती है, क्योंकि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो अपने इम्पल्स से ड्रिवन होता है, अपने संवेगों, अपनी भावनाओं पर चलता है, और भावनाएं समय के हिसाब से बदल भी सकती हैं। तो वो उन भावना से प्रेरित होकर किसी को भी वोट डाल के आ सकता है। तो हमें लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र मिलता है। अगला पॉइंट है एपैथी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास। एपैथी होता है उदासीनता। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का वो उदासीन है। द इंटेलेक्चुअल क्लास रिमेन्स अनकंसर्न्ड इन डेमोक्रेसी। अनकंसर्न्ड होता है लापरवाह, ठीक है, या उदासीन भी आप ले सकते हो यहाँ पर। तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो उदासीन रहता है डेमोक्रेसी के अंदर। इन दिस सिस्टम इट इज़ बिलीव्ड दैट नंबर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन मेरिट्स। वो ये मानते हैं कि ये डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है इसमें गुणों से ज़्यादा नंबर्स यानी संख्या को महत्व दिया जाता है। यानी जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा वोट हैं वो जीत जाता है, चाहे गुण उसके पास कम हो। और जिस व्यक्ति के पास अच्छे मेरिट्स हैं, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर उसे वोट ज़्यादा नहीं मिलते तो वो हार जाएगा। फॉर दिस रीज़न इंटेलेक्चुअल पीपल डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम। इसी कारण से जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं हमारे समाज के, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो एक्टिवली पार्ट नहीं लेते डेमोक्रेसी की प्रोसेस में। क्लेम ऑफ एकेडमिक इम्पोर्टेंस इज इल्यूजरी। क्लेम यानी दावा, एकेडमिक इम्पोर्टेंस यानी शैक्षणिक महत्व, इज इल्यूजरी यानी भ्रम है। तो यानी जो शैक्षणिक महत्व का दावा किया जाता है वो भी भ्रम है। द क्लेम दैट डेमोक्रेसी एजुकेट्स द पर्सन अबाउट सिटीजनशिप, मोरल वैल्यूज एंड पेट्रोटिज्म इज इल्यूजिव। ये जो दावा किया गया था, यानी हमने मेरिट्स के अंदर क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को एजुकेट करती है, किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, मोरल वैल्यूज़ के लिए और पेट्रोटिज्म के लिए। लेकिन ये दावा जो है कि डेमोक्रेसी से व्यक्ति के अंदर नागरिकता की भावना पैदा होती है, मोरल वैल्यूज़ बढ़ती है और देशभक्ति की भावना यानी पेट्रोटिज्म की भावना बढ़ती है, ये सब भ्रम है। द एक्चुअल सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। वास्तविक स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत है फ्रॉम इट, इससे। पॉलिटिकल पार्टीज मेक कंसेशंस इन सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस यानी होता है स्वार्थ। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये सिचुएशंस में यानी जो भी स्थिति है उसमें ऐसे छूट पैदा कर लेते हैं अपने लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। एंड देन पब्लिसाइज द मेस नेशनल इंटरेस्ट, और उस इश्यू को ऐसे पब्लिसाइज करते हैं, ऐसे उसका प्रचार करते हैं जैसे कि वो मास नेशनल इंटरेस्ट,
पूरी जनता के राष्ट्रीय हित का है, यानी देश हित का है वो इशू, ऐसे पब्लिसाइज कर देते हैं और वो उसमें अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। दे डिनाउंस ईच अदर, डिनाउंस होता है आरोप प्रत्यारोप, ईच अदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अंडर देयर इन्फ्लुएंस। तो समाज के अलग अलग वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। एंड ऑल्सो कीप प्रोवोकिंग देयर फीलिंग्स, प्रोवोक होता है भड़काना, और लोगों की भावनाएं भड़काने का काम करती रहती है। फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वेलिटी इज डिसेप्टिव। डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वेलिटी इज डिसेप्टिव, यानी अपना पॉइंट था कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता, डिसेप्टिव का मतलब भी होता है भ्रमपूर्ण। तो जो ये डेमोक्रेसी ये कहती है कि लोगों को एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है और समानता है, ये भी सब भ्रम की बातें हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वेलिटी टू द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम देती है और इक्वेलिटी देती है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इक्वेलिटी टू देम। लेकिन डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इक्वेलिटी नहीं देती हमें, यानी आर्थिक समानता नहीं देती, ना ही इंडिपेंडेंस देती है। द पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वेलिटी बिकम्स मीनिंगलेस इन द अब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वेलिटी। तो इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्वेलिटी की अनुपस्थिति के अंदर, तो चाहे पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाओ, चाहे इक्वेलिटी मिल जाओ, उनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, यानी पैसे के मामले में, इनकम के मामले में जब देश के अंदर गैप रहेगा, यानी एक क्लास जो है, एक तो अपर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, या एक रिचर क्लास है और एक पुअर क्लास है, तो जब गरीब और अमीर के बीच का एक गैप है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, तब चाहे उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम दे दो, चाहे इक्वेलिटी दे दो, कोई उनका मीनिंग नहीं है। द पीर पीपल, यहाँ उनको समझाया गया है, पीर होते हैं अमीर लोग। द पीर पीपल कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, अमीर लोग डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ते हैं। एंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर दे बिकम विक्टीरियस, और अपने पैसे की पावर से, ठीक है, वो यानी अपने पैसे की पावर से और वैसे भी पावरफुल हो जाते हैं जिसके पास पैसा है, तो दोनों चीज़ों के प्रभाव से वो जीत जाते हैं। वेर मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल आर वेल्दी, हम देखते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके ज़्यादातर जो लीडर्स हैं वो वेल्दी हैं, पैसे वाले हैं। देन दे मेक लॉज विच आर मोस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ रिच पीपल, तो वो कानून भी ऐसे बनाएंगे जिनसे पैसे वाले लोगों का ही फायदा होगा। So due to economic inequality, the political independence and equality for poor class is ignored in democracy. तो बिना आर्थिक समानता और स्वतंत्रता के जो पॉलिटिकल फ्रीडम हमें दिया गया है, इक्वेलिटी जो दी गई है, वो क्या है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब उसका नहीं है। आगे देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का दुष्प्रभाव क्या है। फॉर रनिंग अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज आर कंपल्सरी, एक डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज तो कंपल्सरी हैं, उनके बिना तो फिर चुनाव लड़ेगा कौन। बट देर आर मैनी फ्लॉज इन द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऑल्सो, फ्लॉज होती कमियां या दोष, लेकिन पार्टी सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। ड्यू टू दीज फ्लॉज, और इन्हीं कमियों की वजह से डिसऑर्डर अकर्स इन डेमोक्रेसी, डिसऑर्डर होता है अव्यवस्था, तो डेमोक्रेसी में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन प्रिंसिपल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड इन नेशनल इंटरेस्ट, सैद्धांतिक रूप से तो ये कहा जाता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं उनका उद्देश्य होता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्रीय हित। एंड दे प्रमोट वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, अपलिफ्टमेंट होता है उत्थान। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कैसी योजनाएं प्रमोट करती हैं, प्रचार करती हैं, सामाजिक और आर्थिक नीतियां का प्रचार करती हैं, ऐसे प्रोग्राम का प्रचार करती हैं जिनसे लोगों का उत्थान हो, ताकि हो, विकास हो। बट फॉर देम द devotion टू द पार्टी इज इम्पोर्टेंट देन द पेट्रोटिज्म इन प्रैक्टिस,
लेकिन नेताओं के लिए वास्तव में अपनी पार्टी के प्रति आस्था ज़्यादा होती है बजाय देश के प्रति आस्था यानी पैट्रियोटिज्म के। यानी वो अपनी पार्टी के पहले हैं, देश के बाद में। अनअकाउंटेबल गवर्निंग सिस्टम, हमने मेरिट्स में क्या पढ़ा था? अकाउंटेबल गवर्निंग सिस्टम, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं डीमेरिट्स के अंदर अनअकाउंटेबल गवर्निंग सिस्टम यानी गैर जिम्मेदार या अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इज सेड टू बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक। प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है यानी सिद्धांतिक रूप से क्या कहा जाता है कि डेमोक्रेसी किसके लिए अकाउंटेबल है? जनता के लिए। बट इट लुक्स अनअकाउंटेबल इन प्रैक्टिस, लेकिन वास्तव में ये दिखती कैसी है यानी वास्तव में कैसी नजर आती है? अनअकाउंटेबल। नो पार्टी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर इन द डेमोक्रेसी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कोई फेलियर होता है डेमोक्रेसी में उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होती। द गवर्नमेंट ब्लेम्स अपोजिशंस मूवमेंट एंड देयर पॉलिसी ऑफ इम्पेडिमेंट फॉर इट्स मेजर फेलियर्स। तो जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी अपोजिशन पार्टी पर ब्लेम्स लगाती है कि इन्होंने आंदोलन चलाए, इन्होंने इम्पेडिमेंट होता है दूसरे के काम में बाधा डालना, अड़ंगा लाना। तो इन्होंने यानी जो हमारी विपक्षी पार्टी, इन्होंने आंदोलन किया हमारे विरुद्ध, हमारे काम में बाधा डाली, इस वजह से ये मेजर फेलियर हुए हैं। अपनी गलती वो नहीं मानते। बट द अपोजिशन पार्टीज ऑलवेज इनकल्पेट द ओन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर देयर फेलियर। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि सरकार अपनी खुद की गलतियों की वजह से फेल हुई है। ठीक है, इनकल्पेट होता है आरोप लगाना। वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम, जनता के पैसे बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है डेमोक्रेसी के अंदर। कैसे? वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड इन द क्रिएशन ऑफ लॉज, जब देश के लिए सरकार नीतियाँ बनाती है, कानून बनाती है, excessive amount of money is spent and a lot of time is also wasted in the democracy। बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। all the functions are performed by different committees after having long debates in parliament। जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट कमिटीज़ के द्वारा किए जाते हैं और पार्लियामेंट में एक लंबी डिबेट के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, यानी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। दिस प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन व्यू ऑफ टाइम एंड मनी। तो ये जो डिबेट है, ये पार्लियामेंट में जो डिबेट का सिलसिला चलता है, ये पैसे और समय दोनों की दृष्टि से काफ़ी महंगी है। सिमिलरली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम ऑफ नेशन इज स्पेंट इन जनरल इलेक्शन। तो इलेक्शन के अंदर भी इसी प्रकार बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया जाता है देश का और टाइम भी बर्बाद किया जाता है। दस डेमोक्रेसी इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम फॉर द पुअर नेशंस। तो इस हिसाब से डेमोक्रेसी गरीब देशों के लिए काफ़ी महंगी व्यवस्था है। एंड ऑन द अदर हैंड द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वेरी लो। और इतना महंगा होने के बाद भी जो डेवलपमेंट स्पीड होती है डेमोक्रेसी में वो काफ़ी स्लो होती है। 8 नंबर पॉइंट है डिसइंटरेस्टेड वोटर्स, यानी जो वोटर्स हैं देश के उनको भी इंटरेस्ट नहीं है डेमोक्रेसी में। ये एग्जाम्पल है कुछ, उनके थ्रू हम समझ सकते हैं। डेमोक्रेसी इज कॉल्ड द रूल ऑफ पब्लिक। हमें पता है कि डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पब्लिक है। बट द वोटर्स डू नॉट शो एनफ इंटरेस्ट इन द इलेक्शन। लेकिन जो खुद लोग हैं यानी वोटर्स हैं वो ही इंटरेस्ट नहीं दिखाते इलेक्शंस के अंदर। इन डेमोक्रेसी इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कंटेस्टेंट्स, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके उम्मीदवारों के इतने ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद ओनली 50 to 60% वोटर्स एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज यानी मताधिकार। केवल देश में 50 से 60% लोग ही वोट डालने का अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी 50 से 60% लोग ही वोट डालते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना प्रचार करती है? अपना प्रचार करती हैं, कैंडिडेट प्रचार करते हैं और ये भी कहते हैं कि वोट डालो, आप हमें डालो या किसी भी डालो। फिर भी जनता कितने लोग वोट डालने को जाते हैं? सिर्फ 50 to 70%। दिस फैक्ट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन, और ये जो फैक्ट निकल के आता है ये हमें साफ इशारा देता है दैट ड्यू टू द फ्लॉज
of democracy, public itself does not consider it is its own system of governance. डेमोक्रेसी की इतनी सारी कमियों की वजह से, दोष की वजह से ही लोग ये मानते हैं कि ये हमारा खुद का शासन नहीं है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस, when all the voters do not exercise their franchise, apart from this, इसके अलावा when all the voters do not exercise their franchise, जब सारे लोग, जितने भी वोटर्स हैं, वो अपने मत अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी वोट डालकर नहीं आते हैं, then the less eligible and opportunistic candidates, कम योग्य और मौका परस्त जो कैंडिडेट हैं, गेट इलेक्टेड इन दैट कंडीशन, उस स्थिति में वो जीत जाते हैं किसी अच्छे कैंडिडेट के जीतने के बजाय. 9th नंबर पॉइंट है वीक गवर्नेंस इन व्यू ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के टाइम पर डेमोक्रेसी सबसे वीक गवर्नेंस है, कमजोर. इन वॉर एंड अदर टाइप ऑफ क्राइसिस, या तो युद्ध हो या इस प्रकार का कोई दूसरा संकट हो देश पर, द डेमोक्रेटिक रूल हैज़ प्रूव्ड वीक, डेमोक्रेटिक रूल हमेशा कमज़ोर साबित होता है. बिकॉज द पावर इज़ डिसेंट्रलाइज इन इट, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना होकर पावर को बांट दिया जाता है अलग अलग लेयर्स के अंदर. क्विक एंड सीक्रेट डिसीजन आर नॉट पॉसिबल इन दिस सिस्टम, तो तेजी से डिसीजन लेना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर बटा हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड है. दूसरा, सीक्रेट डिसीजन लेना भी डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है. इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ यूरोप प्रूव्ड वीक अगेंस्ट नाजी जर्मनी. तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो ब्रिटेन को छोड़कर यूरोप के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, यानी ऐसे कंट्रीज जहाँ डेमोक्रेसी थी, वो नाजी जर्मनी के सामने कमज़ोर साबित हुए. एंड सिमिलरली डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप वर ऑल्सो प्रूव्ड वीक अगेंस्ट सोवियत रशिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और ठीक ऐसे ही ईस्टर्न यूरोप के जो डेमोक्रेटिक देश थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में सोवियत रशिया के सामने कमज़ोर साबित हुए, यानी वो भी डिसीजन तेज़ी से नहीं ले पाए और ना ही सीक्रेट डिसीजन ले पाए. 10th एंड लास्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी नॉट अ सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस. हमने मेरिट्स में क्या पढ़ा था लास्ट पॉइंट, कि डेमोक्रेसी सपोर्टर है किसका, वर्ल्ड पीस का, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये विश्व शांति का सपोर्टर नहीं है. कम्युनिस्ट हैव द ओपिनियन दैट द डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर कैपिटलिस्ट स्टेट्स. कम्युनिस्ट यानी जो कम्युनिज्म को मानते हैं, जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल थिंकिंग को मानते हैं, उन्हें कम्युनिस्ट कहा जाता है. कम्युनिस्ट हैव द ओपिनियन, यानी कम्युनिस्ट लोग ये राय रखते हैं कि डेमोक्रेटिक राज्य जो भी हैं या देश जो भी हैं, वो वास्तव में कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं, पूंजीवादी राज्य, पूंजीवादी देश हैं. कैपिटलिज्म गिव बर्थ टू वॉर एंड इम्पीरियलिज्म, और यही कैपिटलिज्म किसको जन्म देता है, युद्ध को और इम्पीरियलिज्म को. इम्पीरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, यानी अपने देश की सीमाओं को दूसरे देश की सीमाओं को जीत कर बढ़ाना. जैसे राजा करते थे कि एक राज्य को युद्ध में जीत लिया और उसको अपने देश में मिला लिया, उसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म, साम्राज्य को बढ़ाना. सो द डेमोक्रेटिक स्टेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस. तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट सपोर्टर नहीं है वर्ल्ड पीस के. द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा हैड एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड इम्पीरियलिज्म. जितने भी जो बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा, ये सब डेमोक्रेटिक है कहने को, लेकिन इन्होंने किस पॉलिसी को अपनाया, वॉर एंड इम्पीरियलिज्म को. एट प्रेजेंट द रिच डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑफ यूरोप सीम्ड एंटागोनिस्ट ऑफ वॉर एंड पॉलिटिकल इम्पीरियलिज्म. आज जो भी देश रिच हैं यूरोपियन कंट्रीज के, वो दिखावा तो ये करते हैं कि वो वॉर के और पॉलिटिकल इम्पीरियलिज्म के खिलाफ हैं, बट देयर पॉलिसीज़ आर गिविंग बर्थ टू ए न्यू काइंड ऑफ फिनेंशियल इम्पीरियलिज्म. लेकिन उनकी जो योजनाएं हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो एक नए प्रकार का इम्पीरियलिज्म पैदा कर रही हैं, और वो है फिनेंशियल इम्पीरियलिज्म, यानी दूसरे के देश पर फिनेंशियली धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं.
टू विच वी कॉल न्यू कलोनियलिज्म, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नया कलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद। यानी उपनिवेशवाद का मतलब है या कॉलोनियलिज्म का मतलब है किसी भी देश पर वहाँ के कल्चर पर जब उसका प्रभाव ज़्यादा हो, वहाँ की इकोनॉमी पर, वहाँ के रिलीजन पे, वहाँ की सोसाइटी पर, तो वो देश उसकी कॉलोनी होता है। जैसे मान लेते हैं कि ब्रिटेन ने हमारे देश के अंदर हमारे पॉलिटिकली पूरे राइट्स छीन लिए थे, यानी उनका पूरा पूरा दबाव था पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली। तो जब कोई बड़ा देश किसी दूसरे देश के इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर ले, तो वो छोटा देश उस बड़े देश की कॉलोनी माना जाता है। तो उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद। देर आर influencing the economy of Africa and Asia in their own interested by the help of international financial authorities and multinational companies। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग, वो प्रभाव डाल रहे हैं इकोनॉमी पर। किसकी इकोनॉमी? अफ्रीका के देशों की इकोनॉमी पर, एशिया की देशों की इकोनॉमी पर। ठीक है। द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज, किसकी हेल्प से? इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज की हेल्प से, एंड मल्टीनेशनल कंपनीज की हेल्प पे। यानी हमारे देश में विदेशी कंपनी आकर हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, या जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो देश के जो कंपनीज हैं, उनको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। कम्युनिस्ट हैव अ बिलीफ दैट इन मॉडर्न टाइम डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म होल्ड अ मैकेनिज्म। कम्युनिस्ट ये मानते हैं, विश्वास है उनका, कि मॉडर्न टाइम जब आगे आएगा तो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म दोनों होल्ड मैकेनिजेशन, दोनों मिल जाएंगे, एंड इट इज़ डेंजरस फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। और जब ये दोनों मिलकर काम करेंगी तो विश्व की शांति के लिए खतरा ही पैदा करेंगे। तो यहाँ हम डीमेट्स को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे असेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी अगर डेमोक्रेसी को सफल बनाना है तो कौन सी कंडीशंस हैं जो होनी ज़रूरी हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।